हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। कृपया इसे चुराने का प्रयास ना करें, वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। मीना जी अपने चाय और 2 बिस्कुट का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें सौंधी सी खुशबू ने अपनी ओर आकर्षित किया और उनके मुंह में पानी आने लगा। लगता है आज बहू देसी घी में मूंग का हलवा बना रही है। क्या कोई मेहमान आने वाला है? अरे नहीं नहीं, हो सकता है बच्चों ने जिद की हो या फिर राघव के लिए बना रही होगी। उसे भी तो मेरी तरह मूंग का हलवा बहुत पसंद है। शायद बहू को याद हो कि मुझे भी मूंग का हलवा बहुत पसंद है। जब सबके लिए बना रही है तो 2 चम्मच तो मुझे ज़रूर देगी। अब मीना जी में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो रसोई में जाकर अपने लिए कुछ बना सके या बहू जो बना रही है उसे देख भी सके। पति का देहांत क्या हुआ, मीना जी के रसोई से उन्हें यूं बेदखल किया गया। अब तो बहू की कृपा हो और जो मिल जाता चुपचाप उसमें ही पेट भरना पड़ता था। तभी उनकी बहू मनीषा एक पुराने कप में फीकी चाय और 2 बिस्कुट लाकर उनके सामने रख दी तो मीना जी की आंखें हलवे को ढूंढने लगी। उन्होंने भी संकोच को त्याग दिया और पूछ बैठी, बहू क्या तुमने मूंग का हलवा बनाया है? पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। जरूर राघव ने कहा होगा या फिर बच्चों ने जिद की होगी। तुम्हें तो याद ही होगा, मुझे मूंग का हलवा बड़ा पसंद है। अगर थोड़ा सा बचा हो तो 2 चम्मच मुझे भी दे दो, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। गुस्से में मनीषा बोली, लो कर लो बात। यहाँ लोगों को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिल रही, इन्हें मूंग का हलवा खाना है। लोग रात में सपने देखते हैं, यह दिन दहाड़े सपने देखती हैं। यहाँ बैठी बैठी ये बस रसोई की तरफ सूंघती रहती हैं। देखो तो जरा, घर के काम करने में हड्डियों में दर्द होने लगता है। कहती हैं बुढ़ापा आ गया है और इनकी शड़ी इंद्रियां हलवे की सूंघत तुरंत कैसे पहचान लेती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए भी अब इनके रहते कुछ बना नहीं सकती। अब इनकी जीभ इतनी लपलपाती है कि मेरे बच्चों को कोई भी चीज हजम नहीं होती है। मीना जी आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मैं अपने पोती पोतियों के खाने पर क्यों नजर लगाऊंगी? वह तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं और हलवे की सुगंध आई तो मन ललचा गया, और कोई बात नहीं है। वो बोली, पता नहीं मेरे बच्चों की किस्मत में ही ऐसी दादी क्यों लिखी थी जो उनके ही खाने पर नजर लगाती है। भगवान को भी मुझसे ही दुश्मनी थी। अरे कम से कम इनके 2 बेटे होते तो मेरी छाती पर मुंह तो न दलती। कुछ रोज कम से कम दूसरे के घर जाती तो मैं भी चैन की सांस लेती। जरा भी शर्म नहीं इस बुढ़िया में। ये भी नहीं सोचती है कि इनका पति यहाँ खजाना गाड़कर नहीं गया है जो मैं इन्हें हलवा पूरी बनाकर खिलाती रहूंगी। जली कटी बातें सुनाकर मनीषा वहां से चली गई और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीना जी की तो मानो कांटों तो खून नहीं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि बेटा भी कैसा है जो एक बार माँ के दरवाजे पर झांकने तक नहीं आता कि माँ जी रही है कि मर रही है। शायद बुढ़ापे की यही नियति होती है। तभी तो भूख क्या होती है ये बूढ़े लोगों को बेटे के राज में पता चलता है। मीना जी चुपचाप अपनी फीकी चाय और बिस्किट लेकर अपने कमरे में चली गई और इस दिन को याद करने लगी जब बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा था। मीना जी फूट फूट कर रो रही थी कि बिना बेटे को देखे वह कैसे रहेंगी। जिस बेटे को वो अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी, उसे एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजे। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे राघव को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा था। मीना जी के पति भुवन बाबू कहते, मीना बेटा अगर साथ में रहेगा और तुम्हें तकलीफ होगी, बेहतर है बाहर की जिंदगी को देखेगा, तब उसे माँ बाप की कदर होगी। और तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूँ तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आगे चलकर राघव लायक हो जाएगा जो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा।
बेटा दूसरे शहर क्या गया, बस जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ोन करता और कहता, बाबूजी अब आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत किया कीजिए, आप जितना पैसा भेजते हैं उतने में दूसरे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे दोस्त लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और एक मैं हूँ जो गांव के गवार जैसा रहता हूँ। भुवन बाबू बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूँगा, पर तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। अरे तुमसे ही तो हमारा जीवन है, भले ही मेरी सेवा से मत करना, पर आगे चलकर अपनी माँ का बस पूरा ख्याल रखना। बेटे की खुशी के लिए भुवन बाबू ने ओवर टाइम करना शुरू किया। वो एक तेल की फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह आते, शाम को आते, 2 रोटी खाते और फिर रात को ड्यूटी में चले जाते। नींद और आराम तो मानो भुवन बाबू से रूठ चुकी थी। मीना जी कई बार कहती, सुनो जी, इतनी भी मेहनत मत करो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप अपनी तकलीफ बेटे से बताते क्यों नहीं हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो कहते, मीना तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, कल को तुम्हारा बेटा लायक बन जाएगा तो देखना, हम दोनों को एक काम करने नहीं देगा। उसकी पत्नी आएगी, तुम्हें माँ की तरह रखेगी, तुम्हारे खाने पीने सामान में कमी नहीं आने देगी। एक औरत को जितनी बेटे की चिंता होती है उतनी ही पति की भी चिंता होती है। और मीना जी की चिंता एक दिन हकीकत में बदल गई, जब एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लगी और दूसरे लोगों को बचाने में भुवन बाबू की जान चली गई। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसलिए मीना जी ने उसे एक बार में ही पैसे भेज दिया। राघव पिता के क्रियाक्रम में आया और 15 दिन बाद पढ़ाई का बहाना करके लौट गया। इधर मीना जी उस घर में अकेली हो गई। हर रोज बेटे को आने को कहती या साथ ले जाने को बोली थी। 8 महीने बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके राघव साथ में बहू को ले आया। मीना जी आश्चर्य में पड़ गई। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, बेटा अपनी इस खुशी में माँ को भी शामिल ना कर पाया। बेटे की खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखी और बेटे को आशीर्वाद दिया। बहू ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद तो मीना जी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। बेटा बेटा ना रहा और बहू ने अपने ही घर में पराया कर दिया। सच कहते हैं लोग, औलाद को जब तक ज़रूरत होती है तभी तक माता पिता को पूछता है। जिस दिन वो संपन्न हो गया और उसे ऐसी बहू मिल जाए तो कौन माँ बाप और कौन सास को याद नहीं रहता है। पिता के प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला तो राघव बोला, माँ आप इन पैसों को नहीं संभाल पाएंगी, मैंने बैंक में जमा करवा देता हूँ और अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। इस शहर ने हमसे बस छीना ही है, कुछ दिया नहीं। इस शहर में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा। इतना कहकर बेटे ने माँ के कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाया और घर बेचकर उसने शहर में माँ के नाम पर घर ले लिया, ताकि माँ को भी तसल्ली रहे कि बेटा बदला नहीं है। बहू सास को साथ रखना तो नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरी थी तो मीना जी भी साथ ले गई, हो सोचकर कि बड़े शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती है, सास रहेगी तो आराम रहेगा। मीना जी को तो बस बेटे का साथ चाहिए था और मनीषा को फ्री में काम वाली मिल गई। वो मीना जी से घर के सारे काम करवाती और खुद ठाठ से रहती थी। वह दिन और आज का दिन मीना जी की हालत दिन ब दिन खराब ही होती गई। दूर से कहीं मंदिर की घंटी की आवाज़ आई तो मीना जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। रात के खाने का समय हो गया था, हलवा तो मिला नहीं, भूख से मन बेचैन सा हो रहा था। तभी मनीषा 2 सूखी रोटी और फीकी दाल और बासी चटनी लेकर उनके सामने ऐसे रख दी मानो भिखारी को दे रही हो और चली गई। उस खाने को देखकर मीना जी की बची सूची भूख भी मर गई। बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस थाली को हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मृत्यु के बाद तो हर किसी को मोक्ष मिल जाता है,
पर असल सज़ा तो जो जिंदा रहता है उसे काटना पड़ता है, क्योंकि जीने के लिए भूख तो मिटानी ही पड़ती है। बेचारी मीना जी किसी तरह सूखी रोटियों को दाल में डुबोकर थोड़ी देर छोड़ दी, फिर आंसू के साथ खा ली। पर उनकी भूख मिटी नहीं थी। रात के 10 बज रहे थे। भूख से करवट बदलती मीना जी कभी पानी से पेट की आग बुझाती, तो कभी खिड़की खोलकर ताज़ी हवा को अपने अंदर भरती थी। आंखों में आंसू भरकर अपने आंचल से मुंह को दबाती ताकि सिसकने की आवाज़ कमरे से बाहर ना निकल सके। अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती, आपको ज़रा भी दया ना आई मुझ पर, जो मुझे अकेले छोड़कर चले गए। देख रहे हो मेरी हालत। क्या आपके रहते कभी मैं भूखी सोई थी? भूख क्या होती है ये आपके बेटे बहू के राज में मैंने जाना है। और रोते रोते एक रात और बीत गई। अगले दिन रविवार था। मनीषा पूरे परिवार के लिए खीर पूरी बनाई थी। मीना जी सोचने लगी, ये बहू मुझे जलाने के लिए रोज़ नए व्यंजन बनाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आज तो राघव भी घर में है, शायद आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। यही सोचकर मीना जी हाल में जाकर बैठ गई। जैसे ही बेटा खाने के टेबल पर आया, मीना जी बोली, बेटा आ गया, मैं तेरी ही राह देख रही थी। कितना समय हो गया है तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाई हूँ। राजेश गुस्से में बोला, मनीषा मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दो, यहाँ मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मनीषा गुस्से में तिल मिलाकर बोली, पर गई कलेजे में ठंडक। पहले मेरे बच्चों पर नज़र लगाती थी, अब अपने बेटे के खाने पर ही नज़र लगाने लगी है। हे भगवान, आप कितनी बेशर्म हैं। खाने के अलावा आपको कुछ सूझता है कि नहीं? पहले पति को खा गई, अब क्या बेटे को खाएगी? इतने कठोर शब्द सुनकर मीना जी मानो अंदर से जल गई। लग रहा था उनके कानों में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। उनकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। मनीषा उन्हें अब शब्दों से घायल कर रही थी, पर बेटा पलट कर देखने भी नहीं आया। मीना जी में ना जाने कहां से साहस आया। उन्होंने कहा, बस करो बहू, बहुत हुआ। अरे 2 रोटी इज्जत की तुम मुझे खिलाती नहीं हो, जितना बेइज्जत करती हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? जब अपनी औलाद ही मुंह फेर ले तो दूसरे से क्या कह सकते हैं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मनीषा बोली, तो किसने रोका है? अरे वो तो हमारी मजबूरी थी जो हम आपको यहाँ साथ लेकर आए, वरना वहाँ लोग कहते बेटा नालायक है। उन्हें क्या मालूम कि आपके जैसी लालची माँ जो अपने ही बच्चों के खाने पर नज़र रखती है। जाओ जाओ, कहीं जगह मिले तो मुंह छुपाओ, हमारा भी पिन छूटे। इतना कहते हुए मनीषा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दी। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि मीना जी अपनी बात साबित करके दिखाएंगी। उन्होंने अपनी एक साड़ी में अपने बचे खुचे कपड़े, अपने पति की तस्वीर और कुछ कागज़ रखकर पोटली बनाई। दोपहर में जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप घर से निकल गई और लोगों से पूछते पूछते शहर के आखिरी छोर पर एक वृद्धाश्रम था, जहां वो पहुंची और उन्होंने अपनी सारी परेशानी साझा की और अपने बेटे बहू के खिलाफ कंप्लेंट करने की इच्छा जताई। इधर मीना जी को ना पाकर मनीषा बहुत खुश हुई। बेटा बोला, देखना 2-4 दिन में धक्के खाकर फिर वापस लौट कर आएगी। मनीषा बोली, उन्हें मैं घर के अंदर आने दूंगी तब तो आएंगी। और वह दोनों उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। मीना जी खाना बनाने की कला में बहुत निपुण थी। अब वह उस वृद्धाश्रम में रसोई का काम संभालने लगी। इधर वृद्धाश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था वालों से मिलवाया और पुलिस में जाकर उन्होंने अपनी याचिका दर्ज करवाई। करीब 2 हफ्ते बाद बेटे बहू के पास पुलिस पहुंची और घर के कागजात देखने के लिए मांगे तो सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। बेटा बहू मीना जी से माफ़ी मांगने की गुहार लगाने लगे, परंतु मीना जी उनसे मिलने से इनकार कर दिया।
उन्होंने अपना निर्णय बता दिया था कि अब वो वृद्धाश्रम में ही रहेंगी और उस घर को किराए पर लगा देंगी। जो भी किराए का पैसा आएगा उसी से वो अपना बचा हुआ जीवन काटेंगी। जब आश्रम की महिलाओं ने उनसे इस कठोर निर्णय का कारण पूछा तब उन्होंने कहा, कोई भी माँ कठोर तब बनती है जब औलाद उसे मजबूर करती है। जिन बच्चों को हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, उन्हीं की आंखों की हम किरकिरी बन जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। मीना जी को आज भी अफसोस होता कि काश उन्होंने भुवन बाबू को अपने बेटे के लिए खून पसीना एक नहीं करने दिया होता, तो शायद वो उनके साथ आज वक्त बिता रही होती। जाने वाला तो चला गया, पर जो बचा है उसे तो जीवन का ये युद्ध लड़ना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।